दोस्तों, मेरा नाम विवेक ए है और मैं अल्कोहलिक हूँ। हाय ईश्वर विवेक भाई भाई। कृपा है। हाय विवेक हाय भाई। हाय, आप सबका साथ है। मेरी पत्नी का अनकंडीशनल सपोर्ट है, शुरू से था। शायद से मैं ठीक से उसको समझ नहीं पाया और आज भी है, इसीलिए शराब से दूर हूँ। ये पत्नी का जो अनकंडीशनल सपोर्ट है ना, ये कुछ इसी तरह की बात थी कि जब मैं दूसरों को सुनता हूँ कि यार हर किसी को ये सपोर्ट नहीं मिला था, तब समझ में आता है यार, तब मुझे पत्नी की वैल्यू हुई। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ऐसा कैसा हूं मैं, जब मुझे बिल्कुल जतलाया जाता है, मुझे बताया जाता है उदाहरण के साथ में, जब मुझे साक्षात मेरे सामने प्रमाण रखे जाते हैं ना, तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा हाँ, ऐसा भी है ना। और मैं ऐसा ही हूँ। और पता नहीं, शायद से मैं कितना भी अच्छे से 12 कदमों को प्रैक्टिस करूं, सर्विस वर्क भी करूं, पर शायद मैं ऐसा ही रहूं कुछ। मैं शायद से मैं बना ही ऐसा हूं प्राकृतिक रूप से। और इसीलिए शायद मुझसे कहा जाता है कि भैया, रोज तुमको एक मीटिंग जरूरी है, क्योंकि वो तुमको आईना दिखाती है कि जो तुम बार बार आभार नाम की चीज को भूल जाते हो दूसरों के लिए, ये भी तुम्हारे अंदर आता रहे। सिर्फ फॉर्मेलिटी में तुम ये बोलो, मीटिंग में ना बोलना शुरू कर दो कि आप सबका आभारी हूँ। तुमको पल पल रियलाइज हो कि मुझे फेलोशिप की कितनी आवश्यकता है। आप, मैं सिर्फ एक कमरे में बैठ के किताबें पढ़ के, सिर्फ स्पॉन्सर से बात करके या सिर्फ अपने स्पॉन्सी से बात करके उतने अच्छे से हैप्पी जॉयस एंड फ्री नहीं हो पाऊँ। उसके लिए मुझे सब चीजों की जरूरत है, इनकी तो है ही, लेकिन मुझे फेलोशिप की भी जरूरत है ना। तो ये मुझे समझ में तब आता है जब मैं दूसरों की शेयरिंग सुनता हूँ, उसको अपने से कोरिलेट कर पाता हूँ। तो पहले तो मैं दूसरों की शेयरिंग सुन के अपने से कोरिलेट करने से बचता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं। पर जब वही चीजें बार बार होती हैं, तो ये चीजें समझ में आती हैं, है ना। अदरवाइज तो थोड़े दिन निकलते हैं और मेरे जैसा शराबी जो है वो सोब्राइटी को हल्के में लेने लग जाता है। अब उतनी वैल्यू नहीं लगती उस मेरी सोब्राइटी तो ऐसी है कि इसने तो, ये तो मेरे लिए एक जीवन की दूसरी पारी है, ऐसा ही बोलते हैं ओल्ड टाइमर्स ना। और ये बात मुझे, जब मैं नया नया था तब जितने अच्छे से समझ में आती है, उससे कई गुना ज्यादा अच्छे से अब समझ में आती है। जबकि बाकी सब चीजों के साथ उल्टा होता है। आप एक नई कार खरीदिए, वो थोड़े दिन में, एक साल में उसका चाव खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ मुझे लगता था जब मैं नया नया सोबर हुआ था कि हाँ यार, मजा आ रहा है। ये लोग कह रहे हैं यू आर द चोजन वन। तो वास्तव में यार, मैं लाखों करोड़ों में से एक हूँ जो शराब से दूर हो पाया हूँ। और फिर मुझे लगता था ठीक है, जैसे आज तक बाकी सब चीजों का चाव खत्म हुआ, इसका भी हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ कुछ ही महीनों में उस चीज का चाव मुझे कम होने भी लगा। फिर से वो पहले जैसी निराशा। बस इन सब में एक ही चीज अच्छी थी कि पीने का ख्याल नहीं आ रहा था, तो इसीलिए वो डर नहीं था। लेकिन जीवन एकदम नीरस। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार, जिस चीज के लिए मैं तड़पा हूँ कितने साल, वो मुझे मिली है, तो थोड़ा सा खुश रहना चाहिए यार मुझे। लेकिन नहीं रह पा रहा था। तब फिर फेलोशिप के ही लोगों से बात हुई और ये प्रेरणा न जाने कैसे मेरे अंदर आ गई। मैं यही बोलता हूँ कि न जाने कैसे आ गई। वास्तव में मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए, वो आनी थी तो आ गई। गॉड्स ग्रेस थी कि मैं स्टेप वर्क में आया, और फिर उस दिन के बाद से वो निराशा के बादल हटने लगे। तो आज खुश हूँ। ये मन की खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार मेरे लिए, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि अगर शराब पीने का किसी शराबी को ख्याल आएगा ही कब यार ना, कि जब उसका दिमाग शांत नहीं है, खुश नहीं है। तो दिमाग ने जो परिभाषा शांति और खुशी की पकड़ी है, वो तो शराब है। तो उसको शराब पीने का ख्याल आएगा। लेकिन अगर दिमाग शांत है, खुश है, और अगर इसके साथ में उसको ये मैसेज मिल चुका है कि शराब पीने का मतलब है जेल, पागल खाना या असमय दर्दनाक मौत, तो फिर वो शराब पीने से बच जाएगा, है ना। तो वो मेंटल ऑब्सेशन अगर आएगा ही नहीं, तो फिर वो शराब कैसे पिएगा। और अगर रोज मीटिंग जा रहा है, तो फिर उसको ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन वाली बात नहीं है। ये जो फितरतें, फालतू खाली बैठ के जो चाले मुझे आ जाते हैं कि चलो और कुछ नहीं तो थोड़ी सी पी के देख लेता हूँ, चलो कोई कह रहा है एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो डेली मीटिंग्स में जाता हूँ, तो ये जो खुरापात मैं इसको बोलूंगा, ये खुरापात भी मेरे जैसे अल्कोहलिक को दिमाग में नहीं आता। तो इसीलिए यार, वो बहुत जरूरी, मैं इस बात को समझता हूँ। चीज के लिए माफी भी मांगना चाहता हूँ आप लोगों, मीटिंग में देर से जुड़ा। दरअसल पता नहीं ये मुझसे ये लापरवाही कैसे हुई कि मैं जो टाइम है मैं उसको 9 बजे का, जबकि अभी शाम को कुणाल भाई का फोन भी आया था, उन्होंने मुझे बताया था कि मीटिंग का टाइम 8:30 है और 8:30 से 9 जनरल शेयरिंग होती है। और शायद मेरा ध्यान ठीक से उनकी बात पे नहीं था, तो मैंने किसी धुन में उसको 9 बजे का, तो अभी फेलो मेंबर का फोन आ गया 8:50 पे, तो मैं जुड़ पाया। माफी भी चाहता हूँ और आभारी हूँ कि आपने मुझे याद दिला दिया। मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स, लॉजिक एंड फेथ। ये एक्चुअली
मेरी ही कहानी है ना। तो मुझे उसके ऊपर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो यहाँ सबसे पहले आके सुना था यार ये कि यू आर अ लॉजिकल फूल, है ना। और ऐसा ही इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए कहा जाता है कि यू आर इंटेलेक्चुअल फूल। दोनों बातों को सुन के बहुत जोर से मुझे बुरा लगता था। और इसीलिए उस शुरुआती दौर में मुझे ए मीटिंग जाने की इच्छा नहीं होती। सिर्फ पत्नी का मन रखने के लिए मैं ए मीटिंग्स में जाता था। गुस्सा बहुत आता था कि तुम्हारे पास नहीं होगा लॉजिक, तुम लोग नहीं होगे इंटेलेक्चुअल, तो तुमको दरअसल ईर्ष्या है मुझसे, मेरे इंटेलेक्चुअल होने से, मेरे लॉजिकल होने से। इसलिए तुम लोग मुझे फूल बोलते हो। तो हर किसी के लिए मुझे ऐसा ही लगता था। फिर एक बार किसी ए मेंबर ने कहा कि यार अगर आप इंटेलेक्चुअल हो, अगर आप लॉजिकल हो, तो लॉजिक से तो हमारा कोई ना कोई काम सॉल्व होना चाहिए, या लॉजिक लगा के या फिर इंटेलेक्चुअल होने से कुछ अच्छा आइडिया आना चाहिए। मैं बोला हाँ डेफिनेटली। बोले फिर आपको लॉजिक या इंटेलेक्चुअल होने से कभी शराब का सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला? आपने कोशिश तो की होगी। तो वहां मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। यार ये तो बड़ी कमजोर नब्ज पे हाथ रख दिया। मैंने बोला नहीं, वो तो बीमारी है ना, आप लोगों ने ही तो बताया कि वो तो बीमारी है। मैंने उनसे कहा कि भाई अगर मुझे जॉन्डिस हो जाता है, मतलब पीलिया हो जाता है, मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, बुखार है, कमजोरी है, तो इसमें लॉजिक लगाने से क्या हो? और अगर मैं मेरे जॉन्डिस में लॉजिक लगाऊंगा भी, तो लॉजिक में यही तो लगाऊंगा ना कि हाँ ये एक बीमारी है और इसका इलाज मेरे बस में नहीं है, तो इसके लिए दवाएं जो हैं वो बाजार में उपलब्ध, और कौन सी दवाई मुझे खाना है इसके लिए डॉक्टर उपलब्ध। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो दवाई लिखेगा, मैं दवाई खाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। यहीं पर उन्होंने मेरी बात को पकड़ा। बोले एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग। तो फिर आप ये क्यों नहीं मान पा रहे हो अभी भी कि आपको एक बीमारी है? मैंने बोला ये तो मान चुका हूँ। बोले बस तो फिर उसके लिए जो ए मीटिंग है ये डॉक्टर है। अब आप डॉक्टर के यहाँ जाके अगर ये सोचो कि मुझे डॉक्टर की शक्ल पसंद नहीं है, डॉक्टर की अंग्रेजी या हिंदी बोलने का स्टाइल पसंद नहीं है, इसने किस कॉलेज से एमबीबीएस या एमडी किया है वो मुझे पसंद नहीं है। डॉक्टर जो दवाइयाँ मुझे टेस्ट में अच्छी लगती है ऐसी दवाइयाँ क्यों नहीं देता है? नहीं, आप वहां पर ये सब बहस नहीं करते हो, आप सिंपली खा लेते हो। और ये किसने बताया आपको कि ये दवाई खाने से आप ठीक हो ही जाओगे? वो ऐसे बताया है कि इस डॉक्टर का यहाँ पर क्लिनिक है, सालों से इसकी प्रैक्टिस जमी हुई है, कभी कोई ऐसा पढ़ने में सुनने में नहीं आया कि इस डॉक्टर ने किसी का गलत इलाज किया, तो इसीलिए मैं भी इसके पास आ गया। तो तब समझ में आया कि यार ये हुआ फेथ। लॉजिक मेरा ये कह रहा था कि हाँ डॉक्टर के पास जाना है, बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास ही जाऊंगा, कारपेंटर के पास तो नहीं जाऊंगा। तो ये तो हुआ लॉजिक, और उसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। और कैसे मैंने ये मान लिया, ये कैसे मैंने मान लिया कि इस डॉक्टर की दवाई खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा? ये कैसे मैंने मान लिया कि इसकी दी हुई दवाई से मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो जाएगा, कोई दूसरा एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो जाएगा? और ये कैसे मैंने मान लिया कि डॉक्टर ने जो 500 रुपये फीस मुझसे ली है, ये नहीं होने वाला है कि 15 दिन बाद मुझे फिर से बुखार आ जाए? नहीं यार, ये जो दवाई देगा उससे एक बार में मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर तो मतलब ये एक तरह का फेथ ही हुआ। तो एक चीज मुझे मेरे बारे में ये कि दरअसल यार क्या है कि वास्तव में ना मैं वास्तव में एक लॉजिकल फूल ही, एक तार्किक मूर्ख। वो मैं इसलिए हूँ कि जहां पर मुझे लगता है अच्छा कि हाँ यहाँ पर मुझे तर्क लगाना चाहिए, वहां पर मैं मेरा तर्क, लेकिन जहां पर तर्क लगाने की इच्छा नहीं है वहां पर मैं फेथ करना। सपोज मान लीजिए कि मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि मुझे वैष्णो देवी की यात्रा पे जाना है, या मुझे बद्रीनाथ जाना है, या केदारनाथ जाना है। तो मुझसे किसी ने पूछा क्यों जाना है यार इतनी दूर, बारिश वारिश का टाइम है, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, अभी तो वो जम्मू की साइड में टेररिस्ट अटैक भी हो गया था, बैठो अपने घर पे, ईश्वर तो हर जगह रोम रोम में। बोला गया है ना भैया, ईश्वर तो कण कण में मौजूद है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे वो पाताल हो, आसमान हो, या ग्राउंड हो, जहाँ पे हम खड़े हैं, हर जगह ईश्वर है। तुम्हारे घर में भी तो ईश्वर की मूर्तियां रख रखी है तुमने, फिर वहां क्यों जा रहे हो? मैं बोलूंगा मेरा फेथ है, राइट, मैं यही बोलूंगा ना, वैष्णो देवी में मेरा फेथ है। कोई अजमेर शरीफ दरगाह पे जा रहा है, कोई हज पे जा रहा है, फेथ है, राइट। और जबकि उसके डेली रूटीन में वो पूरी तरह से लॉजिक की बात करता है। मुझसे अगर कोई आके किसी भी तरह की बातें बोले, मैं हर चीज में लॉजिक लगाने की कोशिश करता हूँ। खासतौर से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में तो बहुत ही लॉजिक मैंने लगाया। मेरा सबसे बड़ा लॉजिक तो ये था कि चलिए मैंने मान लिया कि ये लोग शराबी भी हैं। पहले तो ये था मुझे कि शराबी मुझे क्या ठीक करेंगे, जो खुद शराबी हैं, जो खुद ये कह रहे हैं कि हम तो एक ही दिन के लिए सोबर हैं, कल का पता नहीं हमको, हम तो रोज आते हैं तो सोबर हैं, तो ये मुझे क्या ठीक करेंगे?
और फिर दूसरा ये हो गया, चलो मान लिया कि ये भी ठीक करेंगे, पर इनमें से तो कोई डॉक्टर है ही नहीं, इनमें से तो कोई साइकेट्रिस्ट भी नहीं है, इनमें से तो कोई साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है, कम से कम मनोवैज्ञानिक तो हो। चलो मैंने मान लिया कि दवाइयों से इलाज नहीं है शराबियत का, पर यहाँ तो मनोवैज्ञानिक भी नहीं है। मनोवैज्ञानिक भी वो अटपटे से सवाल पूछता है, ऐसा कोई चक्र दिखाता है, देखो ये चक्र कैसा दिख रहा है, इसमें कलर कैसे दिख रहे हैं, कैसे विचार आते हैं, ये तो ऐसा भी नहीं पूछ रहे हैं। ये तो बस बोल रहे हैं कि आते जाओ अपने मन की बात बोलो, दूसरों की बात शांति से सुनो, ये थोड़ी ना करने से होगा। तो यहाँ मेरा लॉजिक था, ओके, फेथ गायब था। तो यहाँ पर मैं पूरा लॉजिक लगाना चाहता हूँ, जबकि इसके पहले दुनिया भर के लॉजिक लगा के हार के ही यहाँ पर आया था, लेकिन फिर भी यहाँ लॉजिक लगाना नहीं छोड़ रहा हूँ। तो फिर यार वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, अजमेर शरीफ, हज और वो वैष्णो देवी, वहां पे जाने के लिए लॉजिक क्यों नहीं लगाता हूँ? क्या लॉजिक हुआ इसमें कि मैं हजारों रुपए खर्चा करके इतनी दूर यात्रा पे जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं तो कुछ हद तक तो अपना जान का रिस्क भी उठा रहा हूँ, और कुछ नहीं तो तबीयत भी तो खराब मेरी हो ही सकती है। मैं अपने बिजनेस से दूर हो जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं जा रहा हूँ, और उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि वहां जाने से मुझे शांति मिलती है। घर में जो भगवान है मुझे उससे उतनी शांति नहीं मिलती, वहां जाके शांति मिलती है। तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। बट यहाँ पर मैं निरुत्तर हो जाता हूँ। मतलब बेसिकली ये है कि फेथ और लॉजिक दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, पर मैं इसको मेरी सुविधा के हिसाब से यूज करता हूँ, और मैं मेरी सुविधा के हिसाब से इनकी एक परिभाषा गढ़ देता हूँ। और क्योंकि मैं एक शराबी हूं, इसीलिए अपनी वाली चलाने की मेरी आदत है, इसलिए मैं दूसरों पर भी इसी परिभाषा को थोपता हूँ। उनकी जो परिभाषाएं हैं मैं उसको सीधे सीधे चुपचाप स्वीकार कभी नहीं कर पाता हूँ। जो आदमी अगर बहुत ज्यादा जिसको फेथ है, तो मैं उसको अचानक से अंधविश्वासी बोलने लग जाता हूँ। या फिर जो आदमी बहुत ज्यादा तार्किक है, उसको मेरे जैसा लॉजिकल फूल उसको लॉजिकल फूल बोलने लग जाता है। ये मेरी परेशानी। जबकि अगर देखा जाए ना, तो तर्क में और विश्वास में बहस का मुद्दा है ही नहीं। इसको बहस का मुद्दा जो है वो एक शराबी बना देता है। अब जैसे हमारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस प्रोग्राम है, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को गढ़ा, जिन लोगों ने बिग बुक को लिखा, बिल डब्ल्यू ने प्राइमरीली लिखा, लेकिन वो प्रीफेस में लिखते हैं कि हम लोगों के अनुभवों का ही एक तरह से संकलन है ना। ये सारे वो लोग थे जो सारे के सारे ही क्रिश्चियंस थे। एटलीस्ट वो शुरुआत के जो 40-50 मेंबर थे वो सारे के सारे ही क्रिश्चियन। तो डेफिनेटली उनकी राइटिंग्स जो है, उनकी जो लेखनी है, उसमें बाइबल की झलक मिलती है। तो वी एग्नोस्टिक चैप्टर में हम पढ़ते हैं ब्रिज ऑफ रीजन, है ना, तर्कों का क्या बोलेंगे, पुल, तर्कों का पुल, ओके। तो बाइबल तक में इस चीज का जिक्र है कि भाई तर्क के बिना, कारण के बिना आस्था, विश्वास कभी आ ही नहीं सकता है। आप एब्सोल्युटली बिना किसी कारण के, बिना किसी तर्क पे किसी चीज पे विश्वास कर ही नहीं सकते हो। तो जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, अब चाहे आप ईश्वर बोलें, परमात्मा बोलें, उच्च शक्ति बोलें, जो भी बोलें, वो उन पर भी विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास एक कारण है कि अगर उस पर विश्वास करेंगे तो हमारा सब अच्छा अच्छा होगा। जो लोग प्रोग्राम में नहीं है, या फिर जो लोग शराबी हैं ही नहीं, जिनका किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ईश्वर से डरते हैं। ये दोनों ही तरह के लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, बस कारण अलग अलग। लेकिन आप चाहे डर की बात करें या प्रेम की, दोनों ही एक तरह का विश्वास है ना। अगर मैंने ईश्वर की बात नहीं मानी तो भगवान मुझे पाप लगाएंगे, मरने के बाद में नर्क में वो कढ़ाई में पकोड़े बन के मुझे तलेंगे, यमराज मुझे सोटे से पिछवाड़े पे मारेगा। ये भी क्या है, ये एक तरह का विश्वास ही तो है। डर भी एक तरह का विश्वास ही है। ये एक तरह का नकारात्मक विश्वास है कि मेरे साथ बुरा होगा, इसका मुझे पहले से विश्वास है, आस्था है ये। और जो ईश्वर से प्रेम करता है, उसको ये लगता है कि अगर मैं ईश्वर की बात सब कुछ मान के चलूंगा, मेरा सब कुछ अच्छा होगा। अगर कुछ मेरा बुरा हो भी गया, तो ईश्वर उसको भी कंपेंसेट करने के लिए कभी ना कभी मेरा अच्छा करें। तो ये भी एक विश्वास है। तो ये विश्वास तब आता है जब मैं किसी को, वो चाहे ईश्वर हो, चाहे वो मेरे माता पिता हो, कोई भी हो, जब मैं उसको अपने से ज्यादा पावरफुल मानता हूं। क्योंकि मैं किसी होनी या अनहोनी पर मैं तभी तो विश्वास करूंगा ना जब वो मेरे कंट्रोल में नहीं, उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तभी मैं उस इंसान को खुश रखने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं मेरी बात करूं, मुझे बचपन से लेकर बड़े होने तक पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं पढ़ने में बहुत अच्छा स्टूडेंट था। तो उसका कारण ये था कि मेरी शैतानियां, खुरापात, इसके कारण से पिताजी से पिटाई होती थी।
लेकिन वो पढ़ता अगर मैं अच्छा था, मेरे नंबर अच्छे आते थे, तो पिताजी कई बार मम्मी को कहते थे कि इसके नंबर अच्छे आते हैं इसलिए इसकी आधी शैतानी में माफ कर देता हूँ। तो वहां से मुझे मिल गया कि यार अगर अच्छी पढ़ाई करो तो ये विश्वास है कि अपनी पिटाई नहीं होगी, पिताजी अच्छे अच्छे कपड़े ला के देंगे, घर में सब अच्छा रहेगा, अपनी शैतानियां माफ होंगी। मतलब मेरे अच्छे या बुरे का कंट्रोल मेरे फादर के हाथ में था उस टाइम पर। तो मुझे ये विश्वास है कि अगर मैं इनको खुश रखूंगा तो मेरा सब ठीक रहेगा, है ना? तो यही चीज जो लोग ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं, वो चाहे उससे डर के कर रहे हैं चाहे उससे प्रेम रख के कर रहे हैं, उनको एक विश्वास है ना। अब उन लोगों की बात जो कि नास्तिक हैं, उनको ईश्वर में विश्वास नहीं है, ओके, वो बिल्कुल भी एब्सोल्युटली, मतलब मैं यहाँ पे एग्नोस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बिग बुक में जो लिखा हुआ है, अज्ञेयवादी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरह से नास्तिक आदमी जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं है। तो अगर उनकी बात करेंगे तो वो कम से कम ये तो उनको मानना पड़ेगा किसी भी नास्तिक व्यक्ति को कि यार ऐसी जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से हर नास्तिक को मानना पड़ेगा, राइट? चाहे आप छोटी से छोटी बातें ले लें या फिर बड़ी से बड़ी बातें ले लें। कोई नास्तिक आदमी है, वो क्या देश में होने वाले करप्शन को रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। ओके, कोई नास्तिक आदमी है, बारिश होगी कि नहीं होगी वो इसको कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, राइट? तो नास्तिक आदमी के साथ ये हो सकता है कि वो लॉजिक को शायद ज्यादा पकड़ के चले, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। उसकी इच्छा है भाई, ईश्वर को मानना नहीं मानना है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है ना। लेकिन नास्तिक आदमी भी कहीं ना कहीं एक सीमा पर जाके लॉजिकल फूल हो जाता है। आई एम सॉरी, अगर हमारी इस मीटिंग में अगर कोई नास्तिक हो तो प्लीज ऐसा पर्सनली मत लीजिएगा। मैं सिर्फ एक अपने शेयरिंग के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। आई डोंट मीन एग्जैक्टली द वर्ड। तो नास्तिक इंसान के साथ भी ऐसा हो जाता है कि जहां पर उसके लॉजिक थक जाते हैं या जवाब दे देते हैं, मतलब इससे ज्यादा लॉजिक उसके पास में है नहीं किसी घटना के लिए, क्योंकि हर चीज का नॉलेज तो नहीं है उसके पास, तो वहां पर भी वो ईश्वर के एग्जिस्टेंस को नहीं मान पाता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक मतलब अगर मैं विश्वास की बात करूं तो ये भी उसके अंदर एक पक्का विश्वास ही है कि नहीं, ईश्वर तो नहीं है। जिस तरह से ईश्वर मुझे पाप लगाएंगे, ईश्वर मुझे सजा देंगे, ये विश्वास है, ऐसे ही इतना पक्का ये विचार होना कि ईश्वर तो है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ये भी एक तरह का विश्वास ही है कि उस विश्वास को कोई हिला नहीं सकता। और उस इंसान के विश्वास को कोई हिला नहीं पाया आज तक, इसीलिए वो इंसान नास्तिक कहलाता है। तो अगर वो इंसान ये मानता है एटलीस्ट कि हाँ दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे उसको कोई मतलब है भी नहीं, है ना। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया या यूक्रेन ने उस पे किया, दोनों तरफ के हजारों लोग मर रहे हैं, भाई इससे मेरा क्या लेना देना। मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानता कि इसमें ईश्वर का कोई लेना देना है, और ना इस घटना से मेरा कोई लेना देना है, तो मुझे इस पे कोई दिमाग ही नहीं लगाना। लेकिन जो प्रॉब्लम्स मेरी हैं, तो अगर शराब मेरी समस्या है तो उसके लिए तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया के तरह तरह के मेरे जैसे किसी मान लीजिए नास्तिक ने आई डोंट मीन कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन अगर किसी नास्तिक व्यक्ति ने पूरी दुनिया के सारे तरीके अपना लिए, और तब फिर उसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कोई मेंबर ये बोल रहा है कि आप नास्तिक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली ऐसा झूठ मूठ में ही मान लो कि एक हायर पावर है। अब आपको इसीलिए हायर पावर बोलने की सुविधा दी गई है क्योंकि आप नास्तिक हो, अगर हम ईश्वर नाम बोलेंगे तो आप उल्टे पैर भागोगे वापस घर, मीटिंग छोड़ के। इसलिए आप एक हायर पावर को मान लो कि कुछ तो है। भैया आप ये तो मानते हो ना कि आसमान में बिजली का चमकना, बिजली गिरना, बारिश होना, कहीं पे भूकंप आ जाना, ये सब कुछ ऐसा है कि ये नेचर के पास है, इंसान के कंट्रोल में नहीं है। तो आप ऐसी किसी पावर को मान लो, वो जो भी आपको उसको जिस भी तरीके से मानना हो, आप ये मान लो कि जो कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है वो किसी हायर पावर के कंट्रोल में है। आप थोड़े दिन इसको मान के, हमारी बातों को मान के इस वर्क में आगे बढ़ो। तो ये तो हुई नास्तिक वाली बात। अब वो इसको मान पाता है नहीं मान पाता है, ये एक बात अलग है। अब फिर आती है एग्नोस्टिक वाली बात कि अज्ञेयवादी है, ईश्वर की अवधारणा में कंफ्यूज्ड है, बहस करता है, लॉजिक्स लगाता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा परेशानी में वो अज्ञेयवादी इंसान आ जाता है, क्योंकि उसके पास में लॉजिक भी है और कई लोगों के फेथ को देख के वो कंफ्यूज भी हो जाता है। तो यहीं पर वो बात सबसे ज्यादा लागू होती है कि इस इंसान की, एग्नोस्टिक की, जहां तक इसकी इच्छा होती है वहां तक ये लॉजिक लगाता है,
और जहां पे इसकी इच्छा नहीं होती है पूरी तरह से अपनी मर्जी का राजा है, और जहां इसकी इच्छा नहीं होती है वहां किसी फेथ पे काम कर लेता है। यार मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ पर खाना खाने गया हूँ, मैं उसके घर पे पहली बार खाना खाने जा रहा हूँ, आज तक नहीं गया। अभी अभी शादी हुई है उसकी, उसने बोला यार तुम मेरी पत्नी से भी नहीं मिले हो आज तक, पहली बार तुम्हारा मिलना होगा, मेरी पत्नी बड़ा अच्छा खाना बनाती है। अभी अभी 15 दिन 1 महीना पहले शादी हुई है। अब यार उसकी मम्मी को, पापा को, बहन को तो सबको मैं जानता था, पत्नी को तो मैं नहीं जानता। क्या पता मेरे खाने में कुछ मिला तो नहीं देगी, कोई नशे की दवाई, कोई जहर, मेरे घड़ी पर्स अंगूठी चेन लूट तो नहीं लेगी। नहीं, ऐसा तो ख्याल मुझे कभी नहीं आता, जबकि क्यों नहीं हो सकता। ये मैं मेरे दोस्त से बहुत ज्यादा अमीर आदमी हूँ, लाखों रुपए का सामान मेरे शरीर पे होता है, लूट सकती है यार वो, और वो पत्नी मिलके लूट सकती। बट हियर कम्स द फेथ, फेथ में लॉजिक होता ही नहीं है, ये कहना पूरी तरह से गलत है। बिकॉज ये फेथ किसी ना किसी लॉजिक से ही आता है। तो लॉजिक यहाँ पर यह है कि मेरा ये जो दोस्त है वो मुझसे कम पैसे वाला है, लेकिन सड़क छाप भी नहीं है। और यार ये बहुत पहले से मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा, और क्योंकि उसने मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं किया है, इसलिए ये जो लॉजिक है ये डेवलप होते 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 फेथ में कन्वर्ट हो गया है। तो दरअसल वो ऐसी बात है ही नहीं कि फेथ इज इलॉजिकल, ऐसी बात है ही नहीं। लॉजिक पहले था, रीजन पहले था। मैं किसी अनजान आदमी के घर पे खाना खाने नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं ट्रेन में, फ्लाइट में हूँ और वहां कोई अगर मुझे प्रसाद खिलाए कि वैष्णो देवी का प्रसाद है, तो बचपन से मुझे सिखा रखा है कि वो आदमी कितना भी अच्छा दिखे शक्ल से, कितना भी अमीर दिखे, पढ़ा लिखा दिखे, प्रसाद नहीं खाना है। मतलब ये एब्सोल्युटली लॉजिक है, और इसी लॉजिक से नेगेटिव फेथ भी आता है। मैंने ये लॉजिक लगाया कि किसी अनजान आदमी के हाथ से मुझे प्रसाद नहीं खाना है, मतलब ये भी मेरा एक तरह से फेथ ही है। पर ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक विश्वास है कि नहीं, ये आदमी मुझे धोखा दे सकता है, इससे मेरी जान जा सकती है, खतरा है मुझे। तो लॉजिक हैज टू बी देयर ऑलवेज। तो मैं जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता हूँ और अगर मैं खास तौर से जब मैं एक दूसरे कदम पर आता हूँ, और जब मुझसे कहा जाता है कि भाई आप इंसेन हो और आपको एक हायर पावर के गाइडेंस की जरूरत है, तो वहां पे ना वो सबसे पहले ये चीज में कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं इंसैनिटी को मानने को नहीं तैयार। अब इंसैनिटी की जो डेफिनेशन है, ऐसा भी नहीं था कि मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, मुझे ये पहले से पता था कि इंसेन पर्सन का मतलब वो नहीं होता कि जो पागलों की तरह पत्थर ही फेंक रहा है, ये कर रहा है। मुझे पता था, है ना, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में मैंने पढ़ा है, पर मैं उसको अपने ऊपर लागू नहीं कर पा रहा। व्हाई वॉज दैट, कि मैं आपकी बातें क्यों मान लूं। ओके, यहाँ पे था लॉजिक। भाई मैं कुछ शराबियों की बातें क्यों मान लूं जो खुद इतने लुटे पिटे आए हैं। इसमें से आधे से ज्यादा तो ये बोल रहे हैं कि अभी भी पुलिस केस चल रहे हैं। कोई कह रहा है पत्नी छोड़ के गई, अभी भी वापस नहीं आई। कोई कह रहा है यार मैं 6 महीने सोबर था, मैंने फिर से शराब पी ली, अभी मीटिंग में रेगुलर आ रहा हूँ, 1 महीने से सोबर हूँ। इनकी बातें मैं क्यों मान लूं, सिंपल लॉजिक है। पर मेरा जो मनमर्जी चलाने वाला दिमाग है ना, वो उस फेथ को नहीं पकड़ पा रहा था कि यार इसके बाद भी ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो भी आदमी 6 महीने से सोबर है, या 6 साल से है, या 25 साल से है, ये यहाँ रोज आ रहा है। और ये जो आदमी रिलैप्स हुआ, वो यहाँ पर आते रहा, लेकिन फिर भी वो रिलैप्स हुआ, लेकिन फिर भी अब वो दोबारा भी यहीं पर आ रहा है। तो मेरी नजर में ये एक इलॉजिकल घटना है। लेकिन अगर मैं उससे बात कर रहा हूं तो पता चल रहा है कि उसका ये कहना है कि ठीक तो मैं यहीं से होऊंगा, ऐसा मुझे पक्का फेथ है। और जब मैं उस आदमी से मैंने बहस की कि क्यों यार भाई, जब यहाँ तो बोल रहे हैं ना कि सिर्फ 3-4% ही रिकवरी रेट है, तो फिर इसमें क्या लॉजिक हुआ। लॉजिक की बात करो, लॉजिक जिस चीज में सिर्फ 3-4-5% ही सक्सेस का रेट है, उस चीज को ट्राई करना, अपना समय गंवाना, कहाँ का लॉजिक हुआ। तो तब वो इंसान बोलता है कि भाई साहब दरअसल इसी में तो लॉजिक है, आपने जो प्रश्न पूछा लॉजिक पर, उसी प्रश्न में ही लॉजिक है। आप कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां पे 5% से ज्यादा गारंटी हो कि आप सोब्राइटी में आ जाएंगे। मैं चुप हो गया क्योंकि मुझे ये पता था दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई रिहैब मुझे कंटिन्यू सोब्राइटी में नहीं ला सकता। कंटिन्यूअस सोब्राइटी में कोई ला सकता है तो वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ला सकता है, कम से कम आज की तारीख में तो ऐसा ही है। कुछ और भी स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स हैं, कभी कभार साल 6 महीने में कोई ए मेंबर ऐसा टकरा जाता, आई मीन फोन पर, उससे पता चलता है कि वो किसी दूसरे प्रोग्राम से भी हो गया था। और यकीन मानिए वो जिस प्रोग्राम का नाम बताता है ना, मुझे लगता है ये प्रोग्राम के बारे में तो मैंने भी सुना हुआ है। कोई किसी भक्त, मतलब किसी स्पिरिचुअल गुरु का नाम बताता है,
कोई किसी दूसरे प्रोग्राम का नाम बताता है, मुझे सुन के लगता है यार मैं तो ए में ही अच्छा भला। क्योंकि अगर मुझे कोई ए के पहले कहता है कि भाई वो फलाने प्रोग्राम में या वो जो फलाने स्पिरिचुअल गुरु हैं उनके पास जा, सोब्राइटी में आ जाएगा, तो मैं कहाँ का मानने वाला था। मैं तो ए में बड़ी मुश्किल से आया। तो वो जो हजारों में से कोई एक हैं, 10,000 में से कोई एक लोग ऐसे मिल जाते हैं, वो उनकी बात अलग है। तो मुझे तो कहीं से कहीं अगर कोई और चारा मेरे पास में नहीं था, तो फिर मुझे वो 4-5% वाले के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। मतलब जिसको कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। आदमी डूब रहा है और एक तिनके को देख के, जबकि वो तिनका उसके वजन को झेल ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उस तिनके पर भी उसको फेथ आ जाता है। तो यहाँ पे लॉजिक की ऐसी की तैसी हो जाती है अपने आप ना। ये उस तरह की बात। तो शुरुआत मैंने ए की ऐसे ही की थी, पत्नी का मन रखने के लिए कि चलो वो खुश हो जाएगी मीटिंग में जाऊंगा तो लेकिन फिर ना चाहते हुए भी मानना पड़ा, क्योंकि पीने का ख्याल नहीं आ रहा था। मन पूरी तरह से, पूरी ताकत से भिड़ा हुआ था कि कैसे भी ए को गलत साबित करना है, यार ये काम में नहीं आएगा, सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जबकि हकीकत में मैं देख रहा था कि शराब पीने का ख्याल नहीं आ रहा था, इसका मतलब टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन मैं किसी ऐसे तरीके की खोज में था, क्योंकि मैं लॉजिक लगा रहा था, तो मैं किसी ऐसे तरीके की खोज में था कि जिससे मुझे परमानेंट रेमेडी मिल जाए। मेरी मानसिकता ये थी कि 1-2 साल शराब नहीं पीऊंगा लोगों में, ताकि मेरी इज्जत वगैरह ठीक हो जाए। कई लोगों को जरा अच्छे से उनको नहले पे दहला मारना है। कई लोगों ने मेरी बेइज्जती की है, मेरे बारे में अफवाहें उड़ाई हैं, तो उनको एक बार एक तगड़ा करारा जवाब दे दूं, फिर उसके बाद में 1-2 साल बाद कभी पीऊंगा। तो यहाँ तो यार क्या हो रहा है कि ये तो सेरेडॉन या डिस्प्रिन की गोली, जैसे पैरासीटामोल की गोली है, दर्द खाया, दर्द हुआ, गोली खाई, 6-8 घंटे आराम रहा, फिर दर्द शुरू हो गया। ये मेरे असली चीज पे तो काम ही नहीं हो रहा है। ये मेरा लॉजिक था। जबकि मुझे डे वन से पता था कि स्टेप वर्क नाम की भी एक चीज होती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उसको मुझे नहीं करना। कारण था मेरे ही गलत लॉजिक से पनपा हुआ नेगेटिव फेथ। तो लॉजिक और फेथ का तो ऐसा चोली दामन का साथ है ना। लॉजिक अगर सही है तो फेथ भी सही फेथ रहेगा, पॉजिटिव फेथ रहेगा। और अगर मेरा लॉजिक ही गलत है तो फिर वो नेगेटिव भी आएगा। ये वही बात है कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ कि ईश्वर से डरता हूँ। और अगर मैं ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति हूँ, तो कभी न कभी निश्चित तौर पे मुझे ईश्वर के प्रति भी रिसेंटमेंट आएगा। जैसे बहुत सारे मेंबर्स मीटिंग में शेयरिंग करते हैं कि उनको एक्यूट अल्कोहलिज्म में ईश्वर से भी घृणा होने लगी थी कि ईश्वर क्या किया आपने मेरे लिए, भगवान भी मेरे कोई काम नहीं आया। मेरी माँ, मेरी पत्नी इतनी भगवान की पूजा वूजा करती है, मैंने भी कभी किसी का कोई बुरा वुरा नहीं किया, कुछ ऐसे खास नहीं किया, ऐसा कोई पाप वाप नहीं किया, तो फिर ईश्वर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब है इनकी पूजा करके। तो वहां पर ये चीजें उस व्यक्ति के साथ में होंगी जो या तो ईश्वर से डरता था, डर के कारण से ईश्वर को पूछता था, प्रेयर करता था, या फिर ईश्वर से जब प्रेयर करता था तो उसका वो डिमांड नोटिस, जैसे वो इनकम टैक्स से आता है ना, डिमांड नोटिस, है ना इनकम टैक्स का या नगर निगम का, कि इतना टैक्स भरिए, ये ऐसा डिमांड नोटिस उसका पहले से ही रखा रहता। मैं खुद बिल्कुल वो वाली ही कैटेगरी का था डरता तो मैं नहीं नहीं था, लेकिन ईश्वर से प्रे करते से ही मैं तो पहले से सोच के प्रेयर करता था ईश्वर से कि आज ये चीजें बोलनी, और मेरा उसमें भी लॉजिक था, है ना। लॉजिक की अगर बात करें तो मेरा उसमें भी लॉजिक था कि ईश्वर से, है ना, बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलना पड़ेगा यार। ये मैं सालों से ईश्वर को बोलते जा रहा हूँ, वो काम साला पूरा ही नहीं हो रहा है अपना, तो कुछ इसको ऐसे स्पष्ट तौर पे बोलना पड़ेगा। तो कभी मैं खड़े होके बोलता था, कभी मैं घुटनों के बल बैठ के बोलता था, कभी पूरा साष्टांग होके बोलता था। ये है लॉजिक कि किसी न किसी तरीके से तो मानेंगे। खुशामद करूंगा, अगर पूरा साष्टांग हो जाऊंगा तो इनको शायद ज्यादा खुशी हो जाएगी कि देखो ये तो मेरे सामने पूरा सरेंडर हो चुका है। उससे शायद इनको ये आ जाएगा ना। तो यहाँ पर मेरी इसी गलत फहमी को एक स्टेप वर्क ने दूर किया। मैं खास तौर से जब वी एग्नोस्टिक चैप्टर पढ़ता हूँ ना, तब ये समझ में आता है कि मुझे मेरे लॉजिक्स को छोड़कर, अब उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही पूरी तरह से तर्क विहीन हो जाना है। तर्क विहीन इंसान, मेरे हिसाब से ये एब्सोल्युटली मेरी सोच है, तर्क विहीन आदमी, पूरी तरह से इलॉजिकल आदमी, जिंदा लाश के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। जिस तरह से एक आदमी वेंटिलेटर पे है, वो उस तरह की हालत हो जाएगी। लेकिन मेरे लॉजिक, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स के कारण से गलत दिशा में चलते हैं। बात यहाँ पर दरअसल ये है। ओके, मैं एक बड़ा इसके लिए एक बड़ा हास्यास्पद एग्जांपल देता हूँ। कई सालों पहले की बात है, जब मैं फेसबुक पर एक्टिव था,
तो मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड है, वो भी मेरी हम उम्र है, उसने एक दिन फेसबुक पे बड़ा अच्छा वो लिखकर उसने डाला कि मेरे सभी फेसबुक फ्रेंड से एक रिक्वेस्ट है, खास तौर से जो फेसबुक पे जो मेरे पुरुष मित्र हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन कुछ बातों पे ध्यान दीजिए। नंबर एक बात, अगर कोई लड़की आपके पोस्ट को लाइक करती है तो प्लीज ये मत समझिए कि वो आपको लाइक करती है, वो आपकी वो आपकी पोस्ट को लाइक कर रही है। नंबर टू, अगर कोई लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है तो प्लीज ये मत समझिए कि वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर रही है, वो आपको सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है, वो भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ओके, ये जो एक दो बातें हैं, इसको मैंने अपने आप से जोड़ के जब देखा तो मुझे समझ में आया कि यार ये इसी तरह का तो लॉजिक मैं लगाता था। किसी ने अगर मेरी पोस्ट को लाइक किया है, इसका मतलब ये है कि शायद वो मुझे इमेजिन कर रहा है, फेसबुक पे वो जो मेरा फोटो लगा हुआ है वो उसको देख रहा है, मेरे सारे फोटोज जो अपलोडेड हैं वो भी सारे उसने देखे होंगे। अब कुछ देर तो उसके दिमाग में विवेक ही विवेक घूमेगा। ये मुझे यहाँ पर आके समझ में आया कि ये जो लॉजिक लगाने की मेरी जो फालतू की आदत है, बेसिर पैर की बिना काम की, ये इसलिए इतनी आगे तक चली जाती है बिकॉज कैरेक्टर डिफेक्ट्स कूट कूट के भरे हुए हैं मेरे अंदर। मैं उतना ओपन माइंडेड या फिर कहूं कि उतना ब्रॉड माइंडेड हूं ही नहीं कि चीजों को वैसे के वैसे ही परिदृश्य में देख सकूं जैसे कि वो हो रही हैं। मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज को या इंसान को फेस वैल्यू पे ले पाना, वो मैं कर ही नहीं पाता था। जैसे मैं जब शराब पी रहा था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि कोई ना कोई मुझे देख रहा होगा, कोई ना कोई मेरी बात कर रहा होगा। अगर मैंने शराब नहीं पी हुई है और मैं पत्नी या परिवार के साथ कहीं गया हूं तो मुझे हमेशा ये लगता था कि हर कोई मेरी सूजी हुई आंखों की तरफ देख रहा होगा। लोग देखते थे, एक सेकंड के लिए देखते थे, लेकिन मैं उनके लिए इतना मायने नहीं रखता था कि वो पूरे टाइम मुझे ही देखते रहे। लेकिन मुझे हर किसी से खुन्नस हो जाती थी। यहाँ पर भी मेरा लॉजिक ही चलता था। अब इसको आप खुन्नस बोल के भले ही से चौथे कदम में लिख सकते हैं कि मुझे सभी लोगों से खुन्नस थी कि लोग चुपके चुपके मेरे बारे में हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन इसमें भी मेरा लॉजिक ही चलता था कि क्योंकि मैं एक समय पे बहुत पैसे वाला, पढ़ा लिखा, अच्छा दिखने वाला, स्वस्थ इंसान था, और ये सारे जो मूर्ख हैं ये मुझसे नीचे थे हर तरीके से। तो आज अगर इनमें से कुछ मेरे सामने ऊंचे बन गए हैं, ये ऊंचे नहीं बने हैं, दरअसल मैं बहुत नीचे आ गया हूं, तो ये अपने आप ही ऊंचे हो गए, तो इसलिए ये लोग जो है वो खुशी मना रहे हैं। तो मैं नीचे आ गया हूं इसलिए ये लोग खुशी मना रहे हैं। दरअसल बात ये हुई ना कि यहाँ मैंने गलत लॉजिक लगाया क्योंकि मेरी सोच ही गलत है। ऐसे ही जब ईश्वर की बात आई तो वहां पे भी मेरा सबसे बड़ा लॉजिक ये था, ये मेरे ख्याल से बहुत कॉमन लॉजिक है, मैं बहुत बार एक ही मीटिंग्स में भी सुनता हूँ कि भाई शराबी को ये लगता था कि यार मैंने जब कुछ अच्छे काम किए नहीं, बहुत ज्यादा कोई धर्म कर्म का या लोगों की निस्वार्थ सेवा, ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया आज तक, और बल्कि इसके विपरीत मैंने तो लोगों को दुख दिया है, मैंने किसी के साथ चीटिंग की है, या मैंने पत्नी के साथ गंदा गलत व्यवहार किया है, बच्चों के साथ गलत किया है, नौकरी में धोखा किया है, बिजनेस में पार्टनर के साथ चीटिंग की है, ब्ला ब्ला, एक्स वाई जेड। तो फिर ईश्वर मेरी मदद क्यों करे, है ना? अगेन ये लॉजिक है ना, क्योंकि बचपन से ना मैं ये सुन के बड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर बॉब्स नाइटमेयर जो कहानी है उसमें बड़े अच्छे से ये बात का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है कि बचपन से दरअसल मुझे ईश्वर के नाम से डराया गया। मैं अपने माता पिता को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया है ही ऐसी यार, कुछ इस तरह से ही बनाया गया है। शायद से पुराने पंडितों ने या हमारे पूर्वजों ने ये देखा इंसानी नस्ल में कि यार यार इसको अगर किसी एक चीज का डर नहीं रहा, इसके इसके ऊपर अगर कोई लगाम ना रही तो ये तो पूरी पृथ्वी का विनाश कर देगा। पूरी पृथ्वी का विनाश कई बार हुआ है, अगर रामायण और महाभारत वगैरह के एग्जाम्पल को लें। इवन जिन चीजों के सबूत हमारे पास में हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, दी आर्यन एरा, उसकी बात करें तो वो उन उन पीरियड्स के तो एक्चुअली सबूत हैं हमारे पास में, खुदाई में उनके तो सबूत हैं कि वो सिविलाइजेशन थी, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म हो गई। जब वो खत्म हुई तो पूरी पृथ्वी पे एक भी इंसान नहीं बचा था। तो इंसानों को कंट्रोल करने के लिए एक थ्योरी ला दी गई कि ऐसा नहीं करोगे तो ऊपर वाला पाप लगाएगा, बर्बाद हो जाओगे, घर की बरकत खत्म हो जाएगी, एंड एक्स वाई जेड। तो मैं ये इसी तरह की चीजें सुन के बड़ा हुआ हूं। तो इसीलिए मेरे दिमाग में अब ये लॉजिक चलने लगता है कि मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा तो फिर मेरा अच्छा अच्छा होगा, बुरे बुरे काम करूंगा तो फिर मेरे साथ में अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर मैं शराबियत की समस्या में फंसा हुआ हूं तो फिर अब ये मुझसे कहाँ से अच्छा काम करेंगे? तो जब मैंने, अगर मुझे ये विश्वास है
अब मैं यहाँ पे विश्वास पर आता हूँ। ओके, तो ये तो हो गया लॉजिक कि ये मेरे लिए नहीं करेंगे। पर ये मतलब कौन? ये मतलब ईश्वर, जिनके ऊपर मुझे फेथ है। ओके, कि ये इतने पावरफुल हैं, जबकि देखा वेखा मैंने है ही नहीं उनको कभी, है ना। और ना ही कुछ ऐसा खास है कि आज तक मेरे जीवन में जो भी अच्छा हुआ है मैंने उसके लिए कभी आभार भी नहीं दिया हूं। दरअसल मुझे तो बस एक ये कि रहना चाहिए तो अपना अच्छा रहता है। ये गलत धारणा मेरे अंदर बसी हुई है अंदर तक। तो इसीलिए एक लिमिट के बाद जब मैं इतना निराश हो जाता हूँ कि अब तो मेरे गंदे कर्म, मेरे गंदे कामों की लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि ये मेरा भला क्यों ही करेंगे, तो मैं उनके ऊपर भी मेरा फेथ खत्म होने लगता है। बस यहीं पर मुझे लगता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वी एग्नोस्टिक चैप्टर की एंट्री होती है ना। कि वो ये बोल रहा है कि भैया ईश्वर नफरत करने वाले, सजा देने वाले नहीं है। वो ऐसे ईश्वर नहीं है, वो प्रेम करने वाले ईश्वर हैं। आप उन पर फेथ रखिए। आप जो चाह रहे हो वो शायद से पूरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप वो नहीं कर पाए जो वो आपसे करने को कह रहे थे, जो वो आपसे करवाना चाह रहे हैं। मैंने बोला मुझे कैसे पता पड़ेगा भाई साहब? तो एक सिंपल सी बात है, स्पॉन्सर बनाओ, उसकी बात मानो। वो आपसे जो जो करने को बोल रहा है निश्चित तौर पे वो एक 12 कदम से अलग बात तो नहीं करेगा। अपनी तरफ से कोई पूजा वूजा तो नहीं कराएगा, है ना। ये थोड़ी कहेगा आपसे कि भाई रोज हफ्ते के 3 दिन व्रत रखा करो या फिर नंगे पैर मंदिर तक जाया करो। स्पॉन्सर आपको वो 12 कदम की ही बात बताएगा। उसके ऊपर अपने आप को छोड़ो। वो आपको जैसा जैसा करने का बोल रहा है वो कर लो, क्योंकि उसने भी ऐसे ही किया था। लॉजिक्स आपके स्पॉन्सर के दिमाग में भी ढेर सारे थे, खुरापात उसके भी दिमाग में कम नहीं थी, क्योंकि वो भी तो अल्कोहलिक है ना। तो उसने भी ये पाया कि दरअसल उसके चरित्र दोषों से ही ऐसे एक लॉजिक निकलते हैं कि एक अजीबो गरीब, एक गलत तरह का जिसको मैं कहूंगा अवधारणा। अब मैं यहाँ पर मैं मेरे एक शब्द को चेंज करता हूँ कि वो उस नेगेटिव फेथ के बजाय मैं ये बोलूंगा एक रॉन्ग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट भी हम कहाँ से लेकर आते हैं? भाई मैं इस दुनिया में हूँ, मुझे कपड़े पहनने की आवश्यकता है, नंगा नहीं घूम सकता। ये कंसेप्ट है। ये कहाँ से आया मेरे अंदर? ओके, क्योंकि बाकी सब जानवरों के मुकाबले इंसान में ज्यादा दिमाग है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और लेकर आया, है ना। तो इसी तरह के जो कंसेप्ट हैं उन्हीं को मैं डेवलप करता गया। वो फेथ में तब्दील हो गए, और मैंने अपने मन से ही कुछ इस तरह के कंसेप्ट से बने हुए फेथ बना लिए कि मैं उनसे हिल नहीं पा रहा। और अपने अंदर ही अंदर उसकी इतनी ज्यादा मैंने प्रैक्टिस की कि अब मुझे वो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि शाश्वत सत्य जैसे लगते हैं। ओके, हमारे बेसिक लिटरेचर में देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि भाई आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो कभी आपने इसके पीछे लॉजिक क्यों नहीं लगाया कि मुझे तो इसका पूरा एनालिसिस मिलना चाहिए, कैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कैसे एक वायर के दो एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है, फिर आपको पूरा समझना चाहिए। आपने सिंपली छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मुझसे पहले सैकड़ों सालों से लोग इस बिजली को यूज कर रहे हैं बिना किसी नुकसान के, इसलिए मैं भी कर सकता हूँ। तो जब आप वो कर सकते हो तो फिर आप एक हायर पावर पे विश्वास क्यों नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता कि साहब मैं फेथ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं लॉजिकल, क्योंकि अगर मैं लॉजिकल हूँ तो फिर मुझे ये भी साबित करके बताना पड़ेगा कि मैं जीवन के हर क्षेत्र में पूरी तरह से लॉजिकल हूँ। मैं किसी चीज को बिना लॉजिक के यूज ही नहीं करता हूँ। यार आए दिन मेरा मेरी पत्नी से झगड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो खाना जो बना रही है मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ, सुनो पहले मेरे सामने 2 निवाले तुम खाओ, 2 निवाले खा के 5 मिनट खड़े रहो, फिर मैं अकबर बादशाह की तरह देखूंगा कि जो खानसामा है उसने खाया और उसको कोई उल्टी उल्टी नहीं आई, तब मैं खाना खाऊंगा। नहीं यार, कभी मैंने ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि एक मेरा लॉजिक है कि नहीं यार ये पत्नी है, ये कितना भी झगड़ा हो मुझसे प्यार तो करती है, और अगर नहीं भी प्यार करती होगी तो ये ऐसा नहीं करेगी। क्योंकि क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो नुकसान इसका मुझसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगी। ये लॉजिक है। और वही लॉजिक सही बैठते बैठते जब रिजल्ट उसी के अनुरूप चलते रहे तो वो मेरा फेथ में तब्दील हुआ। तो या तो अगर मैं ये जब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि भैया मैं तो पूरी तरह से लॉजिकल हूँ, तो फिर मेरे को रोज मेरे जीवन की हर घटना में ये दिखाना पड़ेगा अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर्स को कि मैं आपकी बात इसलिए नहीं मानूंगा। आप दिन भर आके मेरी एक्टिविटी चेक कर लीजिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक एक्टिविटी में मैं पूरी तरह से लॉजिकल। लेकिन नहीं कर सकता यार, अगर ध्यान देके देखूंगा दिन भर की अपनी अगर एक एक एक्टिविटी को बिल्कुल बारीक बारीक से देखता हूँ। आई मीन लाइक
मैं जब सवेरे उठा, पत्नी ने मुझे उठाया, विवेक विवेक उठो बोल के मुझे उठाया, तो सबसे पहले मैं उठ के घड़ी को देखता हूँ। ओके। फिर मेरी पत्नी ने बोला कि नाश्ता तैयार है। ओके, ऐसी आई मीन बारीक बारीक हर एक मिनट की गतिविधि को अगर मैं देखता हूँ ना, तो हर कहीं फेथ भरा पड़ा है। ओके। मैं रोज अगर अपने आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे उठ जाता हूँ, सपोज अगर मैं मेरी आदत है कि 8 बजे मेरी नींद अपने आप खुल जाती है, और अगर एक दिन में उठा हूँ और घड़ी में 9:30 बज रहे हैं, तो मैं सिंपली विश्वास कर लेता हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, जबकि लॉजिक तो ये कहता है नहीं विश्वास करना चाहिए। हो सकता है वो घड़ी में किसी ने कुछ छेड़खानी कर दी हो सकता है ये घड़ी जो है ये कल रात के 9:30 बजे बंद हो गई थी, खाली 10-12 घंटे से बंद पड़ी है, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं उठने में लेट हो गया हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे पूरा लॉजिक क्यों नहीं लगाता हूँ? मैं एक सेकंड में घबरा के उठता हूँ, ओ माय गॉड मुझे तो 8 बजे उठना था, 9:30 बज रहे हैं यार, ये क्या किया? तो मैंने कैसे विश्वास कर लिया कि मैं गलत हूँ और घड़ी सही है, क्योंकि मेरी जानकारी में वो घड़ी कभी गलत हुई नहीं, इसलिए मैंने उस चीज को मान लिया। तो बस इसी ऐसे दिन भर के सैकड़ों आई मीन एग्जाम्पल मुझे मिल जाएंगे जहां पे मुझे मानना पड़ेगा कि यार आई एम नॉट एब्सोल्युटली अ लॉजिकल पर्सन, एंड आई कैन नॉट बी, मैं हो भी नहीं सकता हूँ। अगर पूरी तरह लॉजिकल बन जाऊंगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बस वही तो मुझसे यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि तुम उस घड़ी पे विश्वास कर रहे हो क्योंकि वो कभी गलत साबित नहीं हुई। तो फिर भैया हम क्या बोल रहे हैं आपसे? आप ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 स्टेप्स में विश्वास करो, ये भी कभी गलत साबित नहीं। और जो कुछ लोग रिलैप्स हुए, या फिर ऐसे लोग जो इसको गलत बता रहे हैं, उनसे जाके अंदर तक पूरा, उनसे पूरी आत्मीयता से बात करिए, प्रेम से, तो आपको निश्चित तौर पे ये पता चलेगा कि वो पूरी तरह से इस कार्यक्रम को अपनाने में सफल रहे, सॉरी असफल रहे, शायद से इसलिए उनके साथ में ऐसा हुआ। वही बात है कि वो जॉन्डिस के लिए मैं डॉक्टर के पास में गया, उसने मुझे पूरा प्रिस्क्रिप्शन दिया, साथ में उसने ये भी बताया कि भैया अभी थोड़ा सा 10-15 दिन कमरे से बाहर नहीं निकलना है, एक्सर्शन नहीं करना है, मेरी दवाई लेते ही तुमको 3-4 दिन में एकदम टनाटन फील होने लग जाएगा, लेकिन उठ के भागना मत काम पर मैं नहीं माना। मैंने उसकी पूरी बात को माना ही नहीं। जब पूरी बात को नहीं माना तो वो जॉन्डिस जो है वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था, रिलैप्स हो गया, और मैं कंप्लेन जो है, मैं मतलब कमी जो है मैं वो डॉक्टर में निकाल रहा हूँ, है ना। तो ये एक चीज है कि अगर मैं मुझे अगर ये लगता है कि यार मेरे जो तरीके हैं वो असफल हो रहे हैं, है ना, तो मुझे अब किसी दूसरे के तरीके को अपनाना पड़ता है। अब अगर ये भी बात करें तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, राइट? मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, इसका पंचर बनाने की ताकत मेरी नहीं है यार। पंचर बनाना मुझे आता है, पंचर बनाने में कौन सी बहुत बड़ी बात है? या फिर कम से कम मैं टायर तो मतलब स्टेपनी तो यूज कर ही सकता हूँ, पंचर टायर को हटा के स्पेयर टायर तो यूज कर ही सकता हूँ, पर मुझसे नहीं बनता उतना, तो मैं वो पंचर वाले के पास में चला जाता हूँ। ये जो पंचर वाले के पास में जाता हूँ, ये मैं किसी विश्वास से ही तो जाता हूँ कि हाँ वो मुझे मिलेगा, अदरवाइज मेरी गाड़ी का टायर ऑलरेडी पंचर है। उस फ्लैट टायर की स्थिति में ही मैं गाड़ी को लेके जा रहा हूँ, और मैं टायर को कुछ हद तक खराब भी कर रहा हूँ, लेकिन ये एक विश्वास है मुझे कि उसकी दुकान हमेशा खुली मिलती है, खुली मिल जाएगी। तो मुझे पता ही नहीं है यार, मैं इनडायरेक्टली कितनी जगह पर फेथ कर रहा हूँ। मुझे लगता है लॉजिक, मतलब अगर मैं लॉजिक चीज को अगर मैं ईश्वर से अलग करके देखता हूँ, तो ये पूरी तरह से ही गलत बात हो जाएगी, बिकॉज आई थिंक लॉजिक इज एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड ओनली, है ना। मतलब गॉड को, ईश्वर को समझने के लिए मुझे किसी लॉजिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर अपने आप में एक लॉजिक है। क्योंकि जो चीजें मुझे नहीं समझ में आती है वो मैं ईश्वर पर ही तो छोड़ता हूँ, तो जो चीजें मेरी समझ के परे हैं उसको मैं जिस इंसान, मतलब सॉरी, जिस पे छोड़ रहा हूँ, जिसको कि मैं ईश्वर को कह रहा हूँ, उसके लिए मैं कोई लॉजिक कैसे लगा सकता हूँ? तो अगर मुझे ये दावा करना है कि मैं लॉजिकल हूँ, तो फिर दो बातें मुझे जो समझ में आती है। नंबर एक, कि भैया आपको दिन के 24 घंटे साबित करना पड़ेगा कि आप हर काम पूरे लॉजिक से करते हो, एक चीज। और नंबर दो, कि फिर आप ये भी साबित करके बताओ कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा ज्ञानी इंसान है, सबसे ज्यादा जानकारी वाला इंसान है, उससे भी कई गुना जानकारी आपको है, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण के बारे में आपको सब कुछ पता है। पर वस्तु स्थिति इससे एकदम अलग है। वस्तु स्थिति तो यह है कि हम इंसानों को सिर्फ पृथ्वी के बारे में मालूम है, और पृथ्वी के बाहर सूरज के बारे में मालूम है, और बहुत सारे ऐसे तारे हैं, है ना। सन के अलावा, सन भी अपने आप में एक स्टार है। सन के अलावा भी ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनके बारे में हमको मालूम है, लेकिन फिर भी
आज भी एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री ये कह रहे हैं कि भैया आज भी हमको पूरे ब्रह्मांड के बारे में इतना मालूम है जितना कि आ, किसी बहुत बड़े कंटेनर में भरी हुई रेत का एक में जो अगर पूरी रेत भरी है तो उसका एक कण, इतने परसेंट जानकारी हमको है। तो जब यार मुझे चीजों की जानकारी ही पूरी तरह से नहीं है, भाई मैं अर्थ पे रहता हूँ लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं इस पूरे यूनिवर्स का हिस्सा हूँ। ओके, तो जब मुझे इस पूरे यूनिवर्स के बारे में पता ही नहीं है, दशमलव के बाद में पता नहीं कितने जीरो, उतने परसेंट मुझे जानकारी है इंसान को, लेकिन वो भी सिर्फ काबिल एस्ट्रोनॉमर्स को ही उतनी जानकारी है, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। तो यार ये मुझे मानना पड़ेगा कि लॉजिक जो है उसके पीछे सबसे बड़ा बेस, लॉजिक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंपलसरी बेस होता है इंफॉर्मेशन। तो जब मुझे पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर मैं लॉजिक कैसे लगा रहा हूँ? मैंने कभी बेसबॉल का मैच देखा ही नहीं और मैं लॉजिक के हिसाब से बोल रहा हूँ कि इस टीम ने इतने हिट्स किए हैं तो वो टीम हारेगी या वो टीम जीतेगी, जब मुझे उस गेम के रूल्स ही नहीं पता है, कौन सा प्लेयर कितना अच्छा खेलता है, कौन सा प्लेयर कितना अनुभवी है, वहां पर मौसम के हालात क्या हैं, इसकी किसी के बारे में मुझे जानकारी नहीं, तो फिर मैं कुछ कमेंट कैसे कर सकता हूँ, है ना? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे साथ भी हुई और मुझे लगा कि यार ये जो लॉजिक का कीड़ा है ना, ये जब कुलबुलाता है ना अंदर तो बहुत बुरी तरह से अशांत करता है। और खास तौर से जब कोई अल्कोहलिक गलती से अगर पढ़ा लिखा है तब तो ये लॉजिक का कूड़ा कीड़ा और भी ज्यादा कुलबुलाता है, बहुत परेशानी देता है। बट मैं इसीलिए, है ना, मैं मेरी शेयरिंग में इसलिए बोलता हूँ कि यार ईश्वर की असीम कृपा है कि ईश्वर ने मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलाया जो इसके बारे में मुझे सही तरह से समझा पाए। मैं ईश्वर का धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि यार मैं 2019 में सोब्राइटी में आया हुआ अल्कोहलिक, मैं वो 1940-50 की में सोब्राइटी में आया हुआ अल्कोहलिक नहीं हूँ। मैं 2019 में आया हूँ जबकि मेरे पास में लिटरेचर फ्रीली अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, ईमेल पर अवेलेबल है, मीटिंग्स में ऑनलाइन सब कुछ मेरे लिए मतलब बाढ़ है, बाढ़, इतने आराम से अवेलेबल है। मुझे बात करने के लिए इतने सारे लोग हैं, मैं जिस भाषा में चाहूँ उस भाषा में लोगों से ज्ञान ले सकता हूँ। तो यार अगर मेरे अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मैं अलग अलग लोगों से उसके बारे में बात कर सकता हूँ, पहले तो नहीं था ऐसा। ओल्ड टाइमर्स कई बार अपनी शेयरिंग में बताते हैं, हमारे इंडिया में ही ना, यार 1970 या 1980 तक भी ये हालत थी कि पूरे के पूरे होम ग्रुप में सिर्फ एक ही बिग बुक थी, वो भी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ उगाड़ के मंगवाई थी उन्होंने, एक दूसरे को पास ऑन करके जैसे तैसे उसको पढ़ते थे। वो लोग भी सोब्राइटी में आते थे बिकॉज अपने गलत लॉजिक के कीड़े को हटा के किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना चाहते थे। मेरे ख्याल से जब विलिंगनेस की बात की जाती है ना कि यार मुझे कुछ करने की इच्छा है, उसमें ये चीज भी इंक्लूडेड कि मेरी जो धारणा है ना मैं उनको हटाने की कोशिश करूंगा, मैं आपकी बातें सुनूंगा। इसीलिए ना मुझसे ये कहा जाता है कि ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, लर्न टू लिसन एंड लिसन टू लर्न, है ना? क्योंकि जितना मैं सुनूंगा वो जब मेरे दिमाग में जाएगा तो दिमाग दिमाग को मौका मिलेगा किसी नए तरीके से सोचने का, अदरवाइज तो वो अपने ही लॉजिक की चक्री घुमाया करेगा, कुछ और सुनेगा ही नहीं, अपने दरवाजे बंद ही रखेगा। तो मुझे जब ये लगता है ना कि हाँ यार मेरे जो लॉजिक है वो पूरी तरह से हार चुके हैं, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। अब जैसे बात करें कि विल पावर की, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा लॉजिक ही है। मैं अगर मेरे बारे में बात करूं तो दिस वाज एब्सोल्युटली कंप्लीटली लॉजिक। विल पावर में अपने आप में मुझे कोई लॉजिक समझ में आए या ना आए, पर मेरा अनुभव, मतलब मेरा एक तरह से विल पावर के ऊपर फेथ था कि यार मैंने मेरी लाइफ में कई सारे स्ट्रगल देखे, कई ऐसे कठिन काम किए जो मेरे समकालीन लोग नहीं कर पा रहे थे। तो फिर ये शराब कौन सी बहुत बड़ी बात है? और जब शराब से मुझे राहत नहीं मिल पा रही थी, यहाँ पर मेरा लॉजिक फेल हो रहा था। सिंपल सा लॉजिक है ना कि भाई अगर जो प्रॉब्लम मुझे छोटी लग रही है उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मैंने विल पावर से हल कर ली, उन पे जीत पा ली, तो फिर ये उससे भी छोटी समस्या पे जीत कैसे नहीं मिल रही है? यहाँ पर मेरा लॉजिक फेल हो रहा है। तो जब ए में आया तो उन्होंने बताया भैया ये लॉजिक ही गलत है, विल पावर से ये चीज सॉल्व नहीं होने वाली है। मैं आज भी कभी कभार अगर कहीं बोल देता हूँ तो लोग मानते नहीं उस बात को, खास तौर से कहीं पीआई वगैरह में जाएं और वहां पर अगर बोलेंगे, जैसे मान लीजिए किसी विभाग में गए हम, किसी सरकारी विभाग में, और हमने वहां पे डायस पे खड़े होकर बोल दिया कि दोस्तों अगर किसी को ये बीमारी है तो ये विल पावर से ठीक नहीं होती है, तो 2-3 बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ कि वो पीआई खत्म होने के बाद में वो अधिकारियों ने प्राइवेटली कमरे में बोला यार ये ऐसा क्यों बोला आपने, विल पावर से ही तो सब कुछ होता है।
आजकल तो डॉक्टर्स भी ये कहने लग गए हैं कि विल पावर से लोग कैंसर पे भी जीत लोगों ने हासिल की है। या जिन पेशेंट्स को डॉक्टर ने बोल दिया था ये 6 महीने से ज्यादा जी नहीं पाएगा, उसने 3-3 4-4 साल खींच लिए हैं कैंसर में। तो फिर आपने ये कैसे बोल दिया? तो बस यही है कि मेरे दिमाग में भी ये लॉजिक ने घर किया हुआ था कि ये विल पावर से हो जाएगा, पर वो यहाँ आके गलत साबित हुआ। तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि मुझे जिस चीज की जानकारी ही नहीं है, वहां पर मेरे लॉजिक गलत होते हैं। अब शराबियत एक बीमारी है, इसका एक पार्ट है फिजिकल एलर्जी, इसका एक पार्ट है मेंटल ऑब्सेशन, फिर उसका एक पार्ट है स्पिरिचुअल। अब ये सब मुझे पता ही नहीं था, तो जब पता नहीं होगा तो कहाँ से मेरा लॉजिक सही हो जाएगा? और मैं दावा ये करता हूँ कि मैं भाई आपकी बात नहीं मानूंगा, है ना? तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे पूरी तरह से बिना किसी आधार के फेथ करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि बिना किसी आधार के किसी चीज पे विश्वास कर लेना यार मुझे बहुत ज्यादा कचोटता है, बहुत तकलीफ देता है अंदर से। ऐसा लगता है कि मार के आप मुझे घुसा रहे हो, नहीं कर पाता हूं मैं। ओके। तो मुझे यही समझ में आया यहाँ पे कि भाई घबराने की कोई बात नहीं है। आप ये मान लीजिए कि आपका जो लॉजिक था वो गलत था। आप एक नया लॉजिक हम आपको दे रहे हैं, आप उस लॉजिक से सोचिए, आगे बढ़िए, तो फेथ अपने आप आ जाएगा। और जहाँ पे फेथ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कहते हैं कि फेथ विदाउट एक्शन इज डेड, है ना? तो जहाँ पर फेथ है, फेथ अगर एक बार आ गया है और उसके साथ में अगर एक्शन भी है, तो बस मैं कंटिन्यूअस सोब्राइटी में अपने आप को मेंटेन कर पाऊंगा। तो थैंक यू, थैंक्स अलॉट, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया। समय भी हो चला है। बहुत बहुत आभार कुणाल भाई, देवेंद्र भाई, बहुत बहुत आभार।